लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ कैसे बनाया जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट क्या है और ग्राफ से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बेसिक ग्राफ्स तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए। जनरली एक क्वांटिटी होती है एक्स एक्सिस पर, दूसरी होती है वाई एक्सिस पर। जो भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो 2D में प्लॉट करते हैं। हमें बताना होता है वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी लेते हैं उसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी लेते हैं वो हमें रिप्रेजेंट करना होता है। जब एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करते हैं जो अप टू स्केल होते हैं तब तो हमें स्केल इमेजिन करना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पर स्केल इतना है, वाई एक्सिस पर स्केल इतना है, और फिर उसके हिसाब से क्वांटिटी को प्लॉट करना होता है। पर जो तुम 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल्स को अगर छोड़ दें तो थ्योरी में कहीं पर भी अप टू स्केल कुछ भी नहीं है। यानी सारे डायग्राम्स, सारे ग्राफ्स कैसे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, अप टू स्केल नहीं। और जब हमें अप टू स्केल नहीं खींचना है तो सिंपली हमें पैटर्न का आइडिया होना चाहिए कि वो जो ग्राफ बना रहे हैं उसका पैटर्न कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो वो उसमें भी किस तरह का पर्टिकुलर, तो कुछ पैटर्न से तुम्हारी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ y प्रोपोर्शनल x या x प्रोपोर्शनल y, ऐसा कुछ भी है, तो एक क्वांटिटी के बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, जिसका इंक्लाइनेशन या स्लोप किससे तय होगा कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कितना है। अगर मैं पूरी इक्वेशन लिखूं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैथमेटिक्स में जैसा हम पढ़ते हैं वो होती है y = mx + c, जहां पर m होता है स्लोप और ये जो c है ये होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर ग्राफ ओरिजिन से गुजर रहा है तो c की वैल्यू 0 होती है, तो y प्रोपोर्शनल x में क्या आएगा, सिर्फ y = mx एंड m इज द स्लोप। यानी m किसके बराबर होता है, m = tan थीटा, यहाँ पर ये एंगल है थीटा, तो tan थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं dy/dx, उसके बराबर हो जाता है चेंज इन क्वांटिटी y अपॉन चेंज इन क्वांटिटी x। ये स्लोप हो जाता है। स्ट्रेट लाइन है तो पूरे टाइम स्लोप सेम है, तो y/x कह सकते हैं उसको। पर अगर ये c भी एग्जिस्ट करता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पॉजिटिव होने का मतलब ये लाइन यहाँ से कहीं से जाएगी ऊपर से, और ये जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा c के बराबर, और इसका स्लोप होगा m के बराबर। और अगर ये नेगेटिव है तो लाइन नीचे से कहीं से जाएगी। तो ये तो हुआ स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इंटरप्रिटेशन। फिजिक्स में जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उतना। फिर अगर दो क्वांटिटीज में जो रिलेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है और वो इस तरह से है y = 1/x, यानी एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो y 0 की तरफ जा रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो ग्राफ बनता है इसमें ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करता, और इस पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप वाला, एंड इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y और x के बीच। सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है y और x के बीच खींचो, या x और y के बीच में ग्राफ ऐसे ही आने वाला है। फिर हमें जरूरत पड़ती है रिलेशनशिप है स्क्वायर, एक क्वांटिटी स्क्वायर है दूसरी डायरेक्ट
y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर। तो ऐसे सिचुएशन में पैराबोला मिलता है हमको ग्राफ। अब पैराबोला कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तुम अंदाजा लगा सकते हो। ये ओरिजिन है, अगर मैं खींचना चाहता हूँ y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो लॉजिक ये है कि अगर मैं x रखता हूँ 0 तो y 0 आता है, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रहेगा। x अगर मैं 1 रखता हूँ तो y 1 आता है, तो पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा हमको x 1 तो y 1। पर अगर मैं x को 2 कर देता हूँ तो y हो जाता है 4। तो x को 2 करते y 4 यानी तेजी से इधर बढ़ेगा। अगर मैं x को -1 रखता हूँ तो भी y पॉजिटिव ही आता है, यानी y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा सिमेट्रिक टू y एक्सिस, लाइक दिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर मैं इसको x प्रोपोर्शनल y स्क्वायर का बनाने की कोशिश करूं तो वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा कि y को तुम कुछ भी ऐसा हो जाएगा क्या, y को पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, x पॉजिटिव आएगा। तो इस लॉजिक से हम ये ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट होती है ग्राफ्स की। स्ट्रेट लाइन कब आएगा, पैराबोला कब आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब आएगा, सर्कल कब आएगा। अगर इक्वेशन इस तरह की होती है x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो इससे इस तरह के फॉर्मेट की इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है सर्कल बनता है और सर्कल की रेडियस होती है a। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये सर्कल मिलेगा जिसकी रेडियस होगी a, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इलिप्स के लिए रिलेशन कैसा होगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू। तो हमारे रिक्वायरमेंट यहाँ तक लिमिटेड है, आगे और भी कई तरह के होते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत इस बात की पड़ती है कि y अगर प्रोपोर्शनल है तो 1/x के या 1/x स्क्वायर के है। यहाँ पे अगर मैं 1/x स्क्वायर कर दूं तो इसका जो स्लोप है थोड़ा और स्टीपर हो जाएगा और तेजी से ये डिक्रीज होगा। 1/x क्यूब कर दो और तेजी से डिक्रीज होगा। उस शेप को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलेंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सिमेट्रिक होते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से पहले तो हमें ग्राफ को जो हमने क्वांटिटीज पढ़ी मोशन में उनसे लिंक करना है कि ग्राफ का कंसेप्ट कैसे लिंक है, और फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन वो इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। लिखोगे वेरियस ग्राफ्स में फर्स्ट है अलग अलग तरह के ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हम सीखेंगे, उससे कैसे मोशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट एसटी कर्व, अभी अंडरस्टूड है। इसके ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया तो कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मैं खींचता हूं तो पहली बात तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा प्रेडिक्ट करो। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है, मैं यहां से जा रहा हूं, यहां से जाकर वापस आया, वापस इधर से आगे निकल गया, तो क्या मेरी डिस्टेंस नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है नेगेटिव, पर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस है टोटल पाथ। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट रुक जाए तो फिर डिस्टेंस बढ़ना रुक जाएगी, पर जब भी ऑब्जेक्ट चलेगा डिस्टेंस हमेशा जुड़ती जाएगी। तो जब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है तो कौन सा क्वाड्रेंट नहीं मिलेगा। टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या, टाइम भी नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब टाइम तो इसी में रहेगा और डिस्टेंस नेगेटिव है तो डिस्टेंस इसी में रहेगी। ग्राफ खींचा जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ग्राफ खींचा, और अगर ग्राफ आ रहा है लाइक दिस, ग्राफ ए, देन व्हाट डू यू इंटरप्रेट। इसका क्या मतलब है, हाँ, ए का मतलब है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, 5 मीटर पर रेस्ट पर पड़ा है, वहीं पड़ा है, हिला भी नहीं वहां से। ग्राफ आया ऐसा, बी एट दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो बी को कैसे इंटरप्रेट करोगे, बी का क्या मीनिंग है, हाँ, इसका मीनिंग है एस इज प्रोपोर्शनल टू टी, और एस इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो टी एस बाई डी टी निकालोगे तो कांस्टेंट आएगा।
जैसे अगर मैं रिलेशन लिख के ऐसे बताऊं एस प्रोपोर्शनल टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, के इज द कांस्टेंट, तो अब अगर मैं ds बाई dt निकालता हूं जिसे मैं किस नाम से जानता हूं, स्पीड, तो स्पीड में मुझे क्या मिलता है, k एंड k इज हाउ मच, कांस्टेंट, k इज व्हाट, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड इज कांस्टेंट, और वो कितनी है, कांस्टेंट होकर कितनी है, ये वही वाला कांस्टेंट है। अगर तुम इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx से, तो x की जगह t है, y की जगह s है, तो k किसकी जगह आ रहा है, m की जगह। तो अगर मैं m निकाल लेता हूँ, यानी tan थीटा निकाल लेता हूँ, दैट इज k, तो कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है tan 45, एंड हाउ मच इज tan 45, 1। तो हमें स्पीड पता चल गई। तो डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है स्पीड 1 मीटर पर सेकंड पे। फिर मान लो ग्राफ आ रहा है ऐसा, तो तुम क्या इंटरप्रेट कर रहे हो, व्हाट डज इट मीन, नॉट पॉसिबल, ऐसा ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच बन ही नहीं सकता। डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है या ये बता रहा है, तो डिस्टेंस तो डिक्रीज होती नहीं है, सो नॉट पॉसिबल। सी के लिए कमेंट होगा नॉट पॉसिबल। अगर ग्राफ आ रहा है ऐसा d, then what do you interpret? Slope is changing continuously. यहां पर इस पॉइंट पर स्लोप अलग है, कम है, एंगल कम है, इस पर उससे ज्यादा है, इस पर उससे ज्यादा है, एंड सो ऑन। स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मींस स्पीड बढ़ रही है। वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, जब हम डिस्टेंस टाइम खींच रहे हैं, स्केलर है तो स्केलर, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब वो इंक्रीज होने की रेट कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। अगर कांस्टेंट हुई तो बोलेंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहां भी बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और अगर वेरिएबल हुई तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। तो डी का इंटरप्रिटेशन है स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, क्या ग्राफ ऐसा हो सकता है, ई क्या ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस घट रही है, जवाब नहीं, तो ये हो सकता है। तो ये बता रहा है कि स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, स्लोप कम होता जा रहा है, मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमने इंटरप्रेट किया एसटी कर्व से। इससे आगे चलते हैं। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वेक्टर बना दिया मैंने इसको, वेक्टर बना दिया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, यानी ग्राफ जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। अभी तुम्हारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ए का इंटरप्रिटेशन होगा ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बी का इंटरप्रिटेशन होगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड, सी का इंटरप्रिटेशन होगा इट इज ओके, ऐसा ग्राफ बन सकता है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स रेफरेंस पॉइंट, अगर ये इससे टच होता है डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो पहुंच जाएगा रेफरेंस पॉइंट। डी का मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और ई का मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। क्लियर, नेगेटिव से भी ग्राफ जा सकता है। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है एफ, व्हाट डज इट मीन, मान लो कोटा ओरिजिन है, कोटा इज ओरिजिन, ठीक है, तुम जो है दिल्ली वाली साइड को मान लो डाउन साइड, ट्रेन में जब जाते हो ना तो क्या होता है, अप होती है डाउन, ट्रेन पे क्या लिखा रहता है, अप, ट्रेन के नंबर के साथ अप एंड डाउन, तो क्या मतलब होता है, जिधर तुम जा रहे हो उस तरफ की हाइट सी लेवल से ज्यादा है या सी लेवल से कम है। तो कोटा की बात करें तो मुंबई वाली साइड है अप और दिल्ली वाली साइड है डाउन, तो दिल्ली की तरफ वाली ट्रेनों में लिखा रहेगा डाउन और मुंबई की साइड वाली ट्रेनों में लिखा रहेगा अप। तो
मान लो हमने डाउन वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, अप वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, कोटा को ओरिजिन मान लिया। अब तुम कहां से आ रहे हो? दिल्ली की साइड से आ रहे हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट शुरू में क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव से कम होते 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 तुम पहुंच गए कोटा ओरिजिन। अगर यहाँ नहीं रुके आगे चले गए तो तुम किधर निकल गए? मुंबई की साइड में निकल। तो ग्राफ कैसा होगा? थर्ड, अच्छा थर्ड को लिखने से पहले 2 पॉइंट लिख लो, स्टार मार्क करके लिखो। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व। अब मैं बोलूंगा तो डिस्टेंस तुम्हें लिखना क्या है? एस टी कर्व शॉर्ट में। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स स्पीड while slope of displacement time curve s vector t curve represents velocity। velocity की जगह v vector, speed की जगह v small v standard notation। अगला ग्राफ देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम स्पीड टाइम कर्व। नेक्स्ट थर्ड स्पीड टाइम कर्व को स्टडी करें। vt कौन कौन से क्वाड्रेंट ले लो? क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट मिलने वाला है? सिर्फ फर्स्ट। जब भी तुम स्पीड टाइम कर्व खींचोगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम्हें मिलेगा। What is the meaning of graph A? Straight line parallel to time axis. Suppose here it is straight up 5 meter per second. ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, समझना। तो ग्राफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट, अगर इससे तुमसे बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट खींचो इस ग्राफ से, तो ग्राफ कैसा आएगा डिस्प्लेसमेंट में? इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा प्रोपोर्शनेटली कांस्टेंट स्पीड से। ग्राफ बी स्लोप 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री, तो क्या इंटरप्रेट करते हो? एक्सेलरेटेड एंड एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, ये पता चलता है। और वो कितना होगा? वो होगा 1060 मतलब √3 यानी 1.732 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, B is representing non-uniform motion with increasing speed। एक्सेलेरेशन की बात नहीं करेंगे, जब वेलोसिटी टाइम में बात करेंगे तब एक्सेलेरेशन की बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी में। यहाँ बोलेंगे विद इंक्रीजिंग स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा ग्राफ क्या इंटरप्रेट करोगे? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो, यूनिफॉर्मली हो रहा है सर, तो कैसे कह सकते हैं? अगर स्लोप यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं खाली कि तो आपने पैराबोला रेट ऑफ चेंज पैराबोला, ऐसा कैसे कह सकते हो गारंटी के साथ? तो स्पीड इज इंक्रीजिंग, हाँ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। स्पीड इज इंक्रीजिंग एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, ये बोलो। सही हो गया स्पीड टाइम। इसमें स्टार मार्क करके तुम लिख सकते हो एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व। एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करो। एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड and its slope represent speed time curve का slope। slope represents, क्या represent करेगा slope? magnitude of acceleration। its slope represents magnitude of acceleration। चौथा ग्राफ, मान लो ये velocity time curve है, तो कोई quadrant और जुड़ेगा क्या इसमें? velocity can be negative also, v vector। फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल गया। तो ए का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बी का मतलब है
कांस्टेंट एक्सेलरेशन √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है। c का मतलब है एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, और d का क्या मतलब है? हाँ, वेलोसिटी घटी, घटकर अपोजिट डायरेक्शन में। गौर करो कोई पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन से जब वो इधर जा रहा है, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, जैसे जैसे एक्सट्रीम पे जाएगा वेलोसिटी, ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, एक्सट्रीम पर पहुंचकर वेलोसिटी 0। अब इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज करते तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में अब बढ़ेगी, मीन पोजीशन पे आते आते मैक्सिमम हो जाएगी। किसी बॉल को गिराया, अगर तुम नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो, तो बॉल नीचे की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, और ऊपर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो बॉल नीचे जा रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। तो क्या बॉल के मोशन को इससे दिखा सकता हूं मैं, इस ग्राफ से? नीचे गिराने पर नहीं दिखा सकता, क्या ऊपर फेंका तो दिखा सकता हूँ? क्यों नहीं दिखा सकता? ऊपर फेंका मैंने बॉल को इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी जो काफी ज्यादा है, पर वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होगी ग्रेविटेशन से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी टाइम कर्व है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, g लग रहा है पूरे टाइम, स्लोप इज सेम। तो बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, बॉल जा रही है ऊपर की तरफ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज पे रिटार्डेशन लग रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन लग रहा है। बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, वो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब बॉल नीचे आना शुरू हो रही है, उसकी वेलोसिटी वापस बढ़ रही है। अब बताओ क्या ऑब्जेक्शन? ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है, पॉजिटिव पार्ट भी हो सकता है उसमें, नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव में से नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखोगे स्टार मार्क करके, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, area under velocity time curve represents displacement and its slope represents acceleration. Slope represents acceleration. इसके बाद acceleration time. तो तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेशन टाइम का, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी। फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट यूज करके टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ज्यादातर जिस तरह का ग्राफ तुम्हें देखने को मिलता है एटी कर्व, वो ऐसा होता है। तुम इसके लिए कोई फिजिकल सिचुएशन सुझाओ। अगर ग्राफ ऐसा है तो इसके लिए कौन सी फिजिकल सिचुएशन है? हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? मैं तो 9.8 लेना है। हाँ, नीचे जा रही है बॉल, नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जाकर टकराने के बाद ऊपर आ रही तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो बॉल को छोड़ा, उसके लिए मैच कर रहा है ग्राफ, उसका एक्सेलरेशन टाइम था उसका। एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नीचे है। हाँ, अब ऑब्जेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे, चाहे वो चाहे वो मोशन ऊपर करे नीचे करे, मतलब ऐसा हमें लगता है कि ऐसा ग्राफ होना चाहिए। हाँ, कंसेप्चुअली इट इज रॉन्ग। वैसे भी गलत है। वैसे कैसे गलत? एक्सेलरेशन भी गलत है। बॉल के रेफरेंस में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, बॉल पे बैठ गया मैं, तो उसके लिए तो सही है। बॉल शुरू में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रही है और बाद में बॉल रिटार्डेशन एक्सपीरियंस कर रही है, तो बॉल के रेफरेंस फ्रेम में इट इज ओके। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में
इट इज नॉट ओके। तो ये बात समझनी है तुमको, रेफरेंस फ्रेम में फर्क पड़ जाए। क्योंकि यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ बॉल नीचे जा रही है तो भी उसका एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है जी, और ऊपर आ रही है तो भी नीचे लग रहा है। तो कैसा ना चाहिए पूरे टाइम स्ट्रेट लाइन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर अगर मैं बॉल पर बैठा हूँ तो नीचे जाते वक्त मैं फील करूंगा एक्सेलरेशन, ऊपर आते वक्त मैं फील करूंगा रिटार्डेशन। तो ग्राफ होएगा ऐसा, ठीक। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बताएगा? अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो लें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रेस्ट से स्टार्ट हुआ मोशन, तो क्या बताएगा ये? फाइनल वेलोसिटी। A into t बता रहा है ना, एरिया इनटू टाइम। तो एरिया इनटू टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम किसके बराबर होता है? v इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन से। अगर u 0 है तो v के बराबर होगा, तो लिखोगे स्टामर करके एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, comma if initial velocity is 0 or it represents change in velocity, v minus u बताया, it represents change in velocity। अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल बता देगा, और अगर इनिशियल 0 नहीं है तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ वो बता देगा, v minus u बता देगा। क्लियर? तो अगर इतनी तुम्हारी जानकारी है तो इसके बेसिस पे सबसे पहले तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, सेकंड भी डिराइव कर सकते हैं, बट थर्ड उसको एनालिटिकली करना पड़ेगा। अरे टू ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन graphically, to obtain the equations of uniformly accelerated motion graphically, dash लगा दो, assumption लिखो, let an object, अब familiarity बन चुकी है तुम्हारी assumptions के लिए, 2 बार लिखा चुका हूँ शायद मैं। let an object starts its motion with initial velocity u, let an object starts its motion with initial velocity u, comma moves under acceleration a for time t, starts with initial velocity u, moves under acceleration a for time t, so that its final velocity becomes v, so that its final velocity becomes v and displacement s. Then its vt curve will look like, इसका जो velocity time curve होगा वो कैसे दिखे? its vt curve will look like, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? सिर्फ फर्स्ट में या फर्स्ट और सेकंड में? नेगेटिव तो हो नहीं रही वेलोसिटी, सेकंड में जाने का तो सवाल है उठता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, मतलब फोर्थ में तो नहीं जा सकता। अब ऐसे मानो कि ये है u, दिस लेवल कॉरस्पॉन्ड्स टू u, इसको लिख दो vl डॉट यानी वेलोसिटी, एंड दिस लेवल कॉरस्पॉन्ड्स टू v। और इसको कर दो टाइम, जिससे टाइम को हम दिखा सकें, यहाँ टाइम हो रहा है t। तो हमें पता है कि मोशन हो रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ मार्क करूंगा? जब t इक्वल टू 0 था, रेस्ट से मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u से स्टार्ट हुआ, तो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। और जब t टाइम हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो एंड पॉइंट कहाँ मार्क करूंगा? इसका और इसका जो इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे मार्क करूंगा एंड पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को कैसे जोड़ूंगा? स्ट्रेट लाइन से, पैराबोला से, हाइपरबोला से, कैसे? स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ये ग्राफ हो गया।
जो सिचुएशन तुमने लिखी, अजम्पशन लिखे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्राफ मिला हमको, इस ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रही है सिचुएशन। तो इसमें कंडीशन लगाएंगे, पहले डॉटेड लाइन से रेफरेंसेस मार्क कर दो कहां से ये आए हैं सब। अगर मैं इस साइड में इस डिफरेंस को लेता हूं, then this difference is v minus u। अगर मैं यहाँ पे स्लोप लेता हूँ then एंगल थीटा जो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व किसे रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगी, लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ comma we know that slope tan theta equal to a or a equal to v minus u upon t or v equal to u plus at। फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली। Also, और क्या जानते हैं? Also we know that area under VT curve represents displacement. Area under velocity time curve represents displacement. That is S equal to, इस पूरे का एरिया चाहिए, ट्रेपेजियम मान लो या तो इसका, ये ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल मान लो, दोनों तरह से कर सकते हो। मान लो ट्रेपेजियम मान लिया, ट्रेपेजियम मान ले तो क्या लिखूंगा मैं? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड से u प्लस v, ये साइड है u और ये साइड है v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस t। फिर मैं फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू रख दूंगा, हाफ u प्लस v की वैल्यू u प्लस at इंटू टी, तो मुझे मिलेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, विच इज सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से हमने ग्राफ से फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन डिराइव। थर्ड कैसे मिलेगी? यहां से t की वैल्यू निकालो, t इक्वल टू v माइनस यू बाय a, उसको रख दो सेकेंड में t की जगह, उससे तुम्हें थर्ड इक्वेशन मिलेगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो तुम्हें अपने आप तो ग्राफ्स की बेसिक डिटेल हमने सीखी। कल ग्राफ्स के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? आज के लिए काफी।